सास का बॉयफ्रेंड। मेरा नाम चिन 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 बाबा चिन चिन चिन, प्यारा मुझे साज श्रृंगार, उम्र को गोली मारो यार। ओहो ओहो। 45 साल की मोना मॉडर्न ड्रेस में मेकअप कर रही होती है, तभी उसका पति रविंद्र कमरे में आता है और चिड़चिड़े मिजाज में बोलते हैं, अरे भाग्यवान, तुम्हारी लिपाई पुताई अभी तक खत्म नहीं हुई। राम प्रसाद जी बार बार फोन कर रहे हैं, और ये क्या इतनी गाढ़ी लाल लिपस्टिक लगा रखी है, थोड़ा उम्र का लिहाज करो। ओ रविंद्र जी भी, अभी मेरी उम्र है ही क्या, अभी तो मैं जवान हूँ। अब चलिए जल्दी से मेरी तारीफ कीजिए। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, एकदम हेमा मालिनी लग रही हो। अब जल्दी से साड़ी बदलो और चलो। साड़ी? एक्सक्यूज मी रविंद्र जी, मुझसे ये 6 मीटर की साड़ी नहीं लपेटी जाएगी। मैंने स्पेशली आज की पार्टी के लिए ये ऑफ शोल्डर गाउन खरीदा है, मैं इसी में चलूंगी। अरे भाग्यवान, हम दोनों के साथ में हमारे तीनों बेटे भी चल रहे हैं, थोड़ी तो शर्म लिहाज कर लो। ऐसे बेशरम वाले कपड़े पहन कर चलोगी तो कितना खराब लगेगा। कमी मेरे कपड़ों में नहीं है, बल्कि आपकी सोच में है। मैं इसी में चलूंगी। हे भगवान, क्या सोच कर तूने मुझ जैसे सीधे साधे आदमी को इतनी ज्यादा मॉडर्न और बेशरम लुगाई दे दी है। रहने दे बेटा। रविंदर, अपनी बेशरम बीवी को समझाना मानो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। इसके बाद घर के मुखिया रविंद्र जी अपनी बेशर्म पत्नी मोना और तीनों बेटों विवेक, अर्जुन, शुभम के साथ राम प्रसाद जी के यहाँ पहुँचते हैं, जहाँ सत्यनारायण की कथा चल रही होती है, जहाँ मोना 3 शर्मीली संस्कारी लड़कियों शर्मिला, बिंदिया और कविता से टकराती है। What nonsense रविंद्र जी, आपने तो कहा था हम पार्टी में जा रहे हैं, यहाँ तो कथा चल रही है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे यहाँ एक पल नहीं रुकना। तभी बड़ा बेटा अर्जुन बोलता है, माँ, हमारी इच्छा के लिए थोड़ी देर ठहर जाओ। घंटों किसी पार्टी में तो तुम बोर नहीं होती, एक दिन सत्यनारायण की कथा में बैठ जाओगी तो क्या चला जाएगा आपका। हाँ माँ, कुछ नहीं तो बेटों का दिल रख लो। अच्छा ठीक है, यही हूँ। मोना मुंह बनाकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। तभी उसके फोन पर बार बार किसी प्रियांका नाम के लड़के का फोन आता है, तो वह पार्टी से जल्दबाजी में चली जाती है, जिससे तीनों बेटों के मन में और पति रविंद्र जी के मन में खटास भर जाती है। तभी राम प्रसाद जी की तीनों सुशील शर्मीली बेटियां पैर छूकर प्रणाम करती हैं। जी प्रणाम। सदा खुश रहो बच्चियों, मगर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। रविंद्र भाई साहब जी, ये तीनों मेरी बेटियां हैं। भगवान की दया कृपा से शहर में घर बन गया तो मैंने अपना पूरा परिवार यहीं बसा लिया। बस इन तीनों के लिए अच्छे रिश्तों की तलाश है। आपकी नजर में कोई हो तो बताइएगा। राम प्रसाद जी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन संजोग से मेरे भी तीनों बेटे कुंवारे हैं। मुझको ऐसे ही बहू चाहिए थी। आप तो जानते हैं मेरी धर्म पत्नी का स्वभाव कैसा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में ऐसी बहू आए जो उसके स्वभाव, उसके वेशभूषा और पहनावे उड़ावे को बदल कर रख दे। तो फिर देरी किस बात की भाई साहब, आज मौका भी है और दस्तूर भी। इसी कथा में लगे हाथ बच्चों की मंगनी कर देते हैं और थोड़े दिनों में शादी कर देंगे। इस तरह बेशर्म मोना देवी की गैर मौजूदगी में उसके तीनों बेटों की मंगनी बहुत ही ज्यादा शर्मीली लड़कियों बिंदिया, कविता और शर्मिला से हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ चमचमाता पर्स कंधे पर लटकाए मोना ठुमक ठुमक कर क्लब में पहुंचती है, जहां उसका 20-22 साल के बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा होता है। ओह माय बेबी, माय स्वीट, माय डार्लिंग, कहाँ रह गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। क्या बताऊं शुगर लिप्स, रविंद्र जी मुझे कथा में लेके चले गए थे, निकल ही नहीं पाई मैं वहाँ से। एनीवे, गोली मारो सारी बातों को, चलो डांस करते हैं। क्लब के अंदर हर कोई 45 साल की बेशर्म मोना और उसके बॉयफ्रेंड को ही देख रहा था। इधर कुछ दिनों में कविता, शर्मिला, बिंदिया बहू बनकर घर आ जाती है। तीनों बहुएं बहुत ही ज्यादा लंबा सा घूंघट डाले ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। वहीं बेशर्म सास, जो की स्लीवलेस ब्लाउज में थी, उनकी इंसल्ट करती है। अरे ओ 3 तितलियों, ये लंबा सा घूंघट किस लिए डाल रखा है? बारात खत्म हो चुकी है, सब लोग गए, घूंघट हटा लो। हाँ दैया सासू माँ, हमको लाज लगता है। अरे इतना भी क्या शर्मीली हो तुम? अरे माँ जी, शर्म तो औरत का गहना होता है और ससुर जेठ के सामने तो पर्दा करके रहना पड़ता है। वॉशएवर, तुम तीनों गाँव वालियों से किसी ने ज्ञान नहीं मांगा। मोना उल्टी सीधी तरह से आरती घुमाती और तीनों शर्मीली गांव वाली बहुओं का गृह प्रवेश करवाती है। इसी तरह से लगभग 1 सप्ताह गुजर जाता है और तीनों शर्मीली बहुएं अपनी सास की बेशर्मी से रूबरू हो जाती हैं। एक आधी रात सास का जवान बॉयफ्रेंड उससे मिलने आ जाता है।
सास बालकनी से अपने बॉयफ्रेंड को देख रही होती है। तभी कविता बिंदिया रात के बर्तन मांजकर सोने जा रही होती है। हाय दैया, आज तो कमरिया ककड़ी के जैसे टूट रही है। हाँ, तो अब जाकर सोना ही तो है। तभी दोनों घर के बाहर से बॉयफ्रेंड और सास को इशारे बाजी में बात करते देख लेती हैं। हाय दैया, बिंदिया, सासू माँ का चक्कर चल रहा है। सासू माँ को ऐसे देख मुझे तो शर्म आ रही है। वो भी बेटे की उम्र का बॉयफ्रेंड के साथ इस उम्र में सासू माँ का टाका भिड़ा हुआ है। हम तो बोलने में भी शर्म के टमाटर के जैसे लाल हो रहे हैं और वहाँ तो ये खिचड़ी पक रही है। इसी तरह से दिन गुजरते हैं। सास डेली छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाया करती थी और ससुर को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती, जिससे तीनों शर्मीली बहुओं को काफी दुख लगता है। अब करवा चौथ का त्योहार भी आने वाला था। तीनों बहुओं से घर में चहल पहल की माहौल छाई हुई थी, क्योंकि तीनों का पहला करवा चौथ का व्रत था। हम तीनों का शादी के बाद पहला करवा चौथ है। हम तो अपने सजना के लिए खूब अच्छे से सजेंगे धजेंगे और लाल रंग की तड़कीली भड़कीली सी साड़ी पहनेंगे। अरे सरगी और सुहागी की थाली तो हमें सासू माँ देंगे। ये सोचकर तीनों शर्मीली बहू अपनी सास के कमरे में आती हैं, जहाँ वह चिकन दबा रही होती है, जिसे देख तीनों बहुएं काफी हैरान होती हैं। वाह, क्या टेस्टी चिकन है, सो यमी। जिंदगी के फुल मजे तो इसी में है। तीनों बहुएं दरवाजे पर से ही खड़ी होकर अपनी सास को आंख फाड़ फाड़ कर देख रही थी। हाय दैया, तुम देख रही हो, कल करवा चौथ का त्योहार है और आज हमारी बेशर्म सास चिकन तोड़ रही है। वही तो, सासू माँ की बुद्धि में तो जैसे उनका बॉयफ्रेंड चाशनी के जैसे घुल गया है। रत्ती भर की भी शर्म नहीं रह गई है। अब हमें ही इनको लाइन पर लाना होगा। सास जैसे ही पर्स टांग कर निकलने लगती है, तीनों बहुएं लंबा सा घूंघट डाले सास का पीछा करती हैं और दोनों को रंगे हाथ वो मिलते जुलते पकड़ लेती हैं। तभी बॉयफ्रेंड चिकनी चुपड़ी बातें करता है। मैं तुमसे ये पैसे नहीं लेना चाहता मोना, अगर मजबूरी नहीं होती, लेकिन क्या करूं, लेने पड़ रहे हैं। ओह, इट्स ओके शुगर लिप्स, मेरे पैसे तुम्हारे पैसे नहीं है क्या? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बस एक बार मैं अपने पति से डाइवोर्स ले लूँ, फिर हमें इस दुनिया जमाने से छुप छुप कर मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम शादी कर लेंगे। यह सुनकर बॉयफ्रेंड के मन में खिचड़ी पकने लगती है। शादी, वो भी इस पूरी घोड़ी लाल लगाम से? अब मुझे इससे पीछे छुड़ाना होगा, ज्यादा ही सेंटी हो रही है ये। तभी तीनों शर्मीली बहुएं आ जाती हैं। उनके हाथों में कुछ तस्वीर थी, जिसमें अलग अलग लड़कियों के साथ सास के बॉयफ्रेंड की फोटो थी। बेशर्म नास पीटा, बहुत उल्लू बना लिया तूने हमारी सासू माँ को झूठे प्यार के जाल में फंसा के। हम तुझे अपने सास ससुर का बसा बसाया कर तोड़ने नहीं देंगे। अपनी तीनों शर्मीली बहुओं के सामने अपनी सच्चाई खुल जाने के बाद सास शर्म से पानी पानी हो जाती है। तुम तीनों यहाँ पर? अम्मा जी, हमको काफी दिन से आपके और इस लड़के के बारे में पता था। हम इसके खिलाफ सबूत जुटाने में लगी हुई थी माँ जी। ये लड़कियों के दिलों से खेलता है माँ जी। आपका एक भरा पूरा परिवार है, लौट आइए अपनी दुनिया में, आपके बिना हम सब अधूरे हैं। मोना खींच कर चाटा अपने बॉयफ्रेंड के मुंह पर मारती है। नीच कहीं का, अब तुझे जिंदगी भर याद रहेगा कि किसी ने तेरा गाल लाल किया था। बहुओं, तुम तीनों अपनी सास को माफ कर दो। दुनिया की चकाचौंध देखकर मैं भटक गई थी, घर चलो। अगले दिन अपनी तीनों बहू के साथ मोना एक संस्कारी घरेलू महिला के जैसे साड़ी पहनती है, भरी मांग का सिंदूर लगाती है और पति के लिए करवा चौथ का व्रत करके पैर छूती है। अंत में चारों सास बहू एक साथ मिलजुल कर चंद्रमा देखकर अपने पतियों के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती हैं और खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगती हैं। मॉडर्न होना गलत नहीं है, बल्कि मॉडर्न होने के बाद अपनी मान मर्यादा और रीति रिवाज को भूल जाना, ये गलत है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्तों को वक्त देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह नाजुक डोर होती है। उस डोर को टूटने में देर नहीं लगती। हमें हर रिश्ते को संजो कर रखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।